कल की क्लास में हमने परिसंचरण तंत्र स्टार्ट कर लिया था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे और सर्कुलेटरी सिस्टम में शायद मैंने आप लोगों को ब्लड के कार्य बता दिए थे, ब्लड के काम क्या होते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा और कणिकाओं के बारे में कुछ बात करी है हमने, करिए। ठीक है, मैं एक बार वापस से बना देती हूँ वो डायग्राम। अगर मैं बात करती हूँ रक्त की यानी कि ब्लड की, तो रक्त में क्या क्या पाया जाता है? एक क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। कितने परसेंटेज होता है? 55%। ठीक है। दूसरी क्या होती है? कणिकाएं। कितनी होती है? 45%। कणिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी कि सेल डिवीजन इनमें नहीं होता है। प्लाज्मा जो होता है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो प्लाज्मा, पहली बात इसमें 92% पानी होता है, 6 से 7% क्या होते हैं? प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन कौन सा होता है? तो वही प्रोटीन प्लाज्मा में होगा जो किस में पाए जाएंगे? ब्लड में होंगे। देखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा जो है आपका रक्त का वो वाला भाग है जो ब्लड को फ्लो होने के लिए प्रेरित करता है। भाई ब्लड क्या है? हमारा लिक्विड है। नॉर्मल अगर हम कभी भी हमारी हाथ करता है कुछ और कहीं जगह चोट लग जाती है तो ब्लड जब बाहर आता है बॉडी से तो वो लिक्विड के फॉर्मेट में आता है। तो ब्लड एक्चुअली है कैसा? दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक है लिक्विड और एक क्या है? सॉलिड। लिक्विड वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा। सॉलिड वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं? कणिकाएं, कॉर्पस्कल्स बोल रहे हैं। तो इस प्लाज्मा में जो लिक्विड वाला पार्ट है उसमें भी 92% क्या है? पानी है। 6 से 7% क्या है? प्रोटीन है। कौन कौन सी प्रोटीन है? तो एक है ग्लोब्यूलिन, एक है एल्ब्यूमिन, एक है प्रोथ्रोम्बिन, एक है फाइब्रोनोजन। ये कुछ प्रोटीन्स किस में पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, इनमें से एल्ब्यूमिन आपके अंडे में भी पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। इसके अलावा कुछ आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में कुछ खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। ब्लड में आपके जैसे लोहा पाया जाता है तो खनिज तत्व ही आ जाएगा, आपका एक मिनरल ही हो जाएगा लोहा। ठीक है, इसके अलावा आपके इसमें और कार्बोनेट लवण पाए जाते हैं, आपके कुछ आयन भी पाए जाते हैं। आयन, कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, सल्फोनेट आयन्स पाए जाते हैं। अच्छा, आयन क्या होते हैं तो मैं बता देती हूँ। ये किसका सिंबल है पता है आप लोगों को? नहीं पता? चले इजी लेते हैं। ये किसका सिंबल है पता है? ऑक्सीजन का। ये तो पता है, H2O लिखते हैं तो O क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, पता है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगा देती हूँ तो ये क्या बन गया? आयन बन गया। ऑक्सीजन पहले क्या था? सिर्फ अगर मैंने ऊपर कुछ नहीं लगाया था, एक परमाणु था, एक परमाणु था। क्या था? एक परमाणु था। और अगर मैं ऑक्सीजन को ऐसे लिख देती हूँ तो ये ऑक्सीजन तत्व बन जाता है, ऑक्सीजन का अणु बन जाता है या तत्व बन जाता है। सिर्फ O लिखती हूँ तो वो परमाणु बनता है, और अगर उसके ऊपर प्लस या माइनस में चार्ज लगा देती हूँ, आवेश लगा देती हूँ, तो वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। सिंपल सी चीज समझ में आ गई। तो इसमें कुछ आयन पाए जाते हैं, कार्बोनेट के आयन और सल्फोनेट के आयन भी इसमें पाए जाते हैं। ये आपकी प्लाज्मा की बात हमने कर ली है। ब्लड का द्रव भाग भी हम इसे कह सकते हैं, इसे हम विशियस फ्लूइड भी कहते हैं। कणिकाएं जो हैं, कल की क्लास में शायद मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवा दिया था, 3 प्रकार की होती है। बनवाया था या नहीं बनवाया था? ठीक है, बिल्कुल। RBC होती है एक, दूसरी क्या होती है? WBC, तीसरी क्या होती है? प्लेटलेट्स। यहाँ तक हो गया था ना अपना? ये इसके भी आगे कुछ करवाया था? इतना ही करवाया था? करवाया था। क्या करवाया था? इनके नाम लिखवाए होंगे। RBC लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स बिंबाणु, और अच्छा बिंबाणु ही है इसका नाम, फुल फॉर्म तो कुछ है नहीं। इनको और भी क्या कहते हैं? RBC को इरिथ्रोसाइट। लिख लिया था सबने? ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा आज लिख लेना। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं?
थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ठीक है, चलें इनके बारे में कुछ और जानकारियाँ मैं पहले समझा देती हूँ, बाद में हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि इसका जो आयु होती है ये कितने दिन तक जीवित रहती है। एक बार जब मान लीजिए कोई एक आरबीसी बन गई तो वो कितने दिन तक चलेगी, तो इसकी आयु काल होता है, इसका लाइफ पीरियड होता है या लाइफ स्पान होता है 120 दिन। कितनी होती है? 120 दिन होती है। अगर मैं WBC की बात करूं तो WBC आपके दो प्रकार की होती है, आगे अभी हम पढ़ेंगे। ग्रेनुलोसाइट होती है, एक होती है अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो 1 दिन से लेकर के 10 दिन तक होती है। अग्रेनुलोसाइट जो होती है वो कुछ महीनों तक होती है। नॉर्मली आपको बुक्स में क्या मिलेगा? WBC का जो आयु काल है वो कितना मिलेगा? 1 से 10 दिन तक मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अभी आगे हम बात करेंगे। ग्रेनुलोसाइट का जो होगा वो कितना होगा? 1 से 10 दिन। अग्रेनुलोसाइट का कितना होगा? कुछ महीने तक। ठीक है, बात कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट की। प्लेटलेट्स जो होती है, अगर मैं इनके आयु काल की बात करती हूँ इनके आयु काल की बात करती हूँ तो इनका आयु काल होता है कुछ हफ्ते भी बोल सकते हैं अपन, मतलब फिक्स नहीं है, 7 दिन से लेकर महीने भर तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कुछ हफ्ते लिखा है यहाँ पर। कुछ हफ्ते का मतलब 50-60 हफ्ते नहीं होगा भाई। इंग्लिश में पढ़ते हैं सम, मैनी, तो मैंने यहाँ पे सम का यूज किया है। सम वीक्स मतलब 2-3 वीक। ठीक है, 2-3 वीक, 4 वीक मान लो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं इनकी संख्या की बात करती हूँ कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी होती है 5.5। मिलियन में लिखा हूं या लाख में लिखा हूं? मिलियन जानते हो क्या होता है? नहीं पता, लाख में लिखवा देती हूँ, तुम्हारे लिए सही रहेगा। मुंह ऐसे बनाते हो जैसे मैंने पता नहीं क्या ही लिख लिया, बोल दिया है। समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है? 55 से 60 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। ये mm³ क्या है पता चला कुछ? मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर किसका एक आपके इकाई कहते हैं, हम शायद यूनिट कहते हैं। किसकी होती है? आयतन की इकाई होती है। तो अगर mm³ की बात करते हैं, जो लीटर से छोटी इकाई है, क्या है? लीटर से छोटी इकाई है, मिलीमीटर इसे हम कहते हैं। मिलीमीटर क्यूब में ब्लड के 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना होता है? 55 से 60 लाख। क्या होती है? आरबीसी होती है। WBC की बात करेंगे तो ये कितनी होती है? 10,000 पर mm³ ऑफ ब्लड में। WBC भी 10,000 होती है पर mm³ ऑफ ब्लड में। और अगर मैं इनकी बात करती हूँ, इनकी प्लेटलेट्स की, तो ये होती है लगभग 35 लाख, नहीं 3.5 लाख के आसपास ही होती है ये, 3.5 लाख या फिर 3 बिलियन। चलो इसको मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगी भी आपको, ये लाख में होती है या मिलियन में होती है। ठीक है, बाकी ये सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया। इसमें WBC के प्रकार भी हम देख लेते हैं एक बार। WBC आपके 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक क्या होती है? अग्रेन्युलोसाइट। 2 हो गई, एक कौन सी हो गई? ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है इओसिनोफिल, नाम याद नहीं हो रहे तो टेंशन नहीं लेना है, करने भी नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए लिखा रही हूं। बेसोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल, एक क्या होती है? न्यूट्रोफिल होती है। ठीक है, अग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। इनमें से सबसे ज्यादा याद करने वाली चीज कौन सी है? लिम्फोसाइट। कौन सी है? लिम्फोसाइट। क्यों है वो बात करेंगे हम आगे। तो 2 चीजें हैं WBC में, एक क्या है, दूसरी क्या है? ग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार हैं? कौन कौन से हैं? अग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार हैं? ठीक है, इसमें से याद कौन सा रखना है? लिम्फोसाइट। मतलब एक तो नाम WBC का क्या होता है? ल्यूकोसाइट, और दूसरा उसका एक प्रकार कौन सा? लिम्फोसाइट। ये हमारे लिए याद करने वाली चीजें हैं। बाकी याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो
तो ठीक तो है, लेकिन अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो इसको लिखो, ब्लड को वापस से हेडिंग डालना। प्लाज्मा, रक्त में बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, वो तो नॉर्मल बना लिया था ना क्लासिफिकेशन, एक साइड प्लाज्मा और एक साइड कणिकाएं। ठीक है, अब हेडिंग डालो प्लाज्मा। प्लाज्मा में लिखो डैश लगा के 55% भाग, 55% भाग इसमें 92% पानी, इसमें 92% पानी, 92% पानी, 6 से 7% प्रोटीन। प्रोटीन के आगे ब्रैकेट बनाना, चारों प्रोटीन के नाम लिख लो। चारों प्रोटीन के नाम लिख लो, ग्लोब्यूलिन, अल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन। जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन है ना, ये आपके जब रक्त का थक्का बनता है, यानी कि मान लीजिए कोई कट वट लग गया तो ब्लड अपने आप रुक जाता है ना, थोड़ी देर के बाद में रुक जाता है या नहीं रुकता? किस किस के नहीं रुकता तो उसकी बीमारी है, जिसके नहीं रुकता उसकी बीमारी है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रभु वाला प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटीन्स उसमें सहायक होती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। और अगर बॉडी में प्लाज्मा में इन प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो हाथ पांवों में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट, सूजन आ जाती है। हाँ बिल्कुल, नॉर्मली देखना कई जगह अगर मान लीजिए आपको चोट लग गई है किसी मांसपेशी में, हाथ पर चोट लग गई है तो सूजन आ जाती है। जिनको शुगर होता है उनको, अरे वो तो अलग चीज़ें होती है, वो स्वेलिंग की चीज़ें अलग होती है। नॉर्मल इंसान है, मैं नॉर्मल हूँ, मेरे मान लीजिए आपकी सूजन आना स्टार्ट हो गई, यहाँ पे सूजन आ गई, क्यों आ गई? तो मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं किसी की कमी है, प्रोटीन की कमी है, ब्लड में प्रोटीन्स की कमी है। तो बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते थे अब में प्रोटीन की कमी है, आपको ये खाना पड़ेगा। कई बार अगर अपन जाते हैं, जैसे मान लीजिएगा किसी मेरा हाथ टूट गया, तुम पे नहीं बोलूँगी, क्या पता हो जाए तो तुम मेरे पे आ जाओ केस लेकर के। मेरा हाथ टूट गया, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बोला अंडा खाओ। क्यों बोलते हैं अंडा खाने को? कि प्रोटीन होता है उसमें, और अंडे का प्रोटीन सबसे ज़्यादा लगता है बॉडी को। अंडे का जो प्रोटीन होता है उसका जो अपन जैविक मान बोलते हैं वो 100% होता है। जितना प्रोटीन अंडे में होता है उतना का उतना बॉडी को लगता है। बाकी दूध में हो गया, सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसमें, 65% प्रोटीन होता है उसमें, लेकिन उसका लगता नहीं है उतना। बोलते हैं ना कि जितना खाना खाता है उतना खाना उसकी बॉडी को लगता नहीं है। तो वही चीज़ हो गई कि जितना ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रोटीन होता है उतना का उतना हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता, लेकिन अंडे में जितना का जितना प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी को मिल जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर सलाह देता है क्या खाना है आपको? अंडा। और इनकेस अगर आप अंडा नहीं खा पाते हो तो दूसरी सलाह क्या होती है उसकी? दूध पियो। दूध तो नॉर्मल भी बोल देता है, अगर अपन जुकाम लगती है, फीवर हो जाता है तो भी बोल देता है दूध पियो, क्योंकि दूध में क्या होता है कि ऐसा नॉर्मल है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों पीते हैं इसको। जो लोग वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं उन दोनों के लिए नॉर्मल सी चीज़ होती है दूध पीना। इंडियंस के लिए तो अगर आप बाहर जाएंगे फॉरेन कंट्रीज़ में तो उनके लिए दूध लाइक बच्चों का हो जाता है कि यार इसको तो बच्चे पीते हैं, हम कैसे पी सकते हैं। ये शायद धारणा है उनके मन की, लेकिन दूध जो होता है एक बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। ठीक है, चलें, वीगन का नाम सुना होगा? वीगन डाइट नहीं सुना? कुछ सर्च करने को बोला था मैंने पिछली क्लास में आपको, बोला था ना कि डॉक्टर ग्लूकोज क्यों चढ़ाता है, बता दिया था क्लास में, हो गया था? ठीक है ठीक है, हाँ भाई, हो गया था। एक मत में मत बोलो सारे के सारे, ऐसे लग रहा है भाई मैंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया और तुम दूसरी पार्टी के गुंडे लोग हो, ऐसे ही लग रहा है ना। मतलब एक मत में ऐसे तो मैं जब तुमको क्वेश्चन पूछती हूँ तब क्यों नहीं बोलते, तब कहाँ चली जाती है एनर्जी। चलें आगे लिखें, इसमें प्रोटीन वाला लिख लिया ना, उसके आगे लिखिएगा खनिज तत्व। खनिज तत्व ब्रैकेट डाल के लिखो लोहा, खनिज तत्व ब्रैकेट डाल के लिखो लोहा, ब्रैकेट बंद। उसके बाद में लवण,
कॉमा आयन, लवण कोमा आयन, आयन के ब्रैकेट में लिखो सल्फोनेट और कार्बोनेट। सल्फोनेट और कार्बोनेट, इसमें 92% क्या पाया जाता है? पानी, 6 से 7% प्रोटीन, बचेगा कितना? 1 से 2%, वो 1 से 2% ये सारी चीज़ें पाई जाती है, खनिज तत्व, लवण, आयन, ये सब कुछ इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलें इसके नीचे लिखिएगा, यह है रक्त का, प्लाज्मा में ही लिखना है, यह है रक्त का द्रव भाग है, यह रक्त का द्रव भाग है जो शरीर की पीएच को संतुलित, जो शरीर की पीएच व तापमान को संतुलित, जो शरीर की पीएच व तापमान को संतुलित, जो शरीर की पीएच व तापमान को संतुलित रखता है, जो शरीर की पीएच व तापमान को संतुलित रखता है। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा कणिकाएं, और कणिकाओं में पहला हेडिंग डाल लीजिएगा आरबीसी। कणिकाओं में पहला हेडिंग डाल लेना है आपको। अच्छा, मैंने पीएच लिखा दी थी ब्लड की 7.4 हल्का क्षारीय, ठीक है। चलो, मैंने आपको ब्लड का निर्माण बता दिया था, नहीं बताया था? चलो पहले कणिकाओं में नोट डालो सबसे पहले, और वो ये लिखो, कणिकाओं में नोट डालो और लिखो रक्त का निर्माण इसे हम बोलते हैं हीमोजेनेसिस। एक बार बताया था ना कि किसी भी चीज के आगे जेनेसिस लगा दो क्या हो जाएगा? निर्माण। लाइसिस लगा दो टूटना। तो हीमोजेनेसिस, हीमोजेनेसिस रक्त का निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है। अभी रक्त का निर्माण होता कहाँ है? तो अगर हम बच्चों की बात करेंगे या फिर हम फीटस की बात करेंगे, जो भ्रूण होता है या भ्रूणावस्था होती है, बच्चों में या भ्रूणावस्था, बच्चे कौन से होंगे? नवजात होंगे, यानी कि लगभग आपके 1 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। इनमें कहाँ होता है? तो इनमें होता है प्लीहा में, स्प्लीन इसे हम कहते हैं प्लीहा, या यकृत, लीवर में इनका निर्माण होता है। या तो स्प्लीन में होगा, प्लीहा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम क्या कहते हैं? तिल्ली। हिंदी में ये नाम है तिल्ली और प्लीहा, बाकी इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। और यकृत में इसका निर्माण होता है। बच्चों में या फिर जो फीटस होता है, भ्रूणावस्था होती है बच्चों की, उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में और यकृत में। ये प्रश्न एसएससी ने कई बार पूछा है, रिपीट टेलीकास्ट में, रिपीट टेलीकास्ट में पूछा है एसएससी ने, कम से कम भी नहीं तो 5 बार की गारंटी तो मैं ले रही हूँ। यही प्रश्न है कि भ्रूणावस्था में या बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? क्योंकि अधिकांश लोग क्या करके आते हैं? रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा, और पहला ही ऑप्शन क्या होता है? यही होता है, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। जबकि लाल अस्थि मज्जा में जो बड़े लोग होते हैं, वेस्ट एडल्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें होता है। लाल अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? तो हमारी हड्डियां हैं, जितनी भी बड़ी हड्डियां हैं उन बड़ी हड्डियों के अंदर पाई जाती है। मज्जा का मतलब होता है गुहा, गुफा। हड्डियों में एक विशेष प्रकार का खोखलापन पाया जाता है, उस खोखलेपन को हम क्या कहते हैं? गुहा या गुफा कहते हैं। तो उसमें रेड भी पाई जाती है, येलो बोन मेरो भी पाई जाती है। जब कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तब हम बात कर लेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना कि हड्डी में पाई जाती है लाल अस्थि मज्जा, और इसमें वयस्कों में किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, चलें। और एक और चीज होती है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब रक्त का, अरे भाई रक्त का टूटना। लाइसिस क्या होता है? विघटन या टूटना होता है। तो हीमोलाइसिस रक्त का विघटन या टूटना, और ये कहाँ होता है? वही रेड बोन मेरो में ही होता है, ये लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों को लिख लो, नोट में लिखो रक्त का निर्माण, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, डैश लगा के लिखो हीमोजेनेसिस, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया,
हीमोजेनेसिस। पहला पॉइंट लिखना, भ्रूणावस्था में या बच्चों में, भ्रूणावस्था में या बच्चों में रक्त का निर्माण, भ्रूणावस्था में या बच्चों में रक्त का निर्माण भ्रूणावस्था में या बच्चों में रक्त का निर्माण प्लीहा ब्रैकेट तिल्ली, प्लीहा ब्रैकेट में तिल्ली या यकृत में होता है। लिख लिया? प्लीहा ब्रैकेट में तिल्ली या यकृत में होता है। क्लियर है ये सभी को? ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, वयस्कों में रक्त का निर्माण या वयस्कों में यह प्रक्रिया लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होती है। लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होती है। लाल अस्थि मज्जा, ये मज्जा कैसे लिखा हुआ है पता है? कैसे कबूतर पढ़ा है? आता है क्या किसी को? पूरा आता है कैसे कबूतर? अरे मतलब वो जो जिसे क्या बोलते हैं अपन, क्या कहते हैं? कक्का ही कहते हैं ना, मारवाड़ी में तो कक्का ही कहते हैं। भाई देखो, कहते हैं या नहीं कहते? ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो जैसे मैंने कुछ और बोल रही हूं? नहीं बता, मारवाड़ी नहीं आती तो कैसे कबूतर तो आता होगा। उस कैसे कबूतर में ये अणे से खाली आती है एक स्पेसिफिक, कौन सी वाली लाइन में आती है? च वाली में आती है, ट वाली में आती है, ट ट ट ट च वाली में तो क वाली में तो ये आती है, च वाली में ही आती है, ये ट वाली में ही आती है। ठीक है, तो ये अपन तीनों को ही अण से खाली बोलते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन मैं भी नहीं बता पाऊंगी, हिंदी वाले सर से पूछना। बाकी कै वाली लाइन में तो ये ड भी नहीं होता एक्चुअली, ये कुछ ऐसे करके होता है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। बस मेरे को इतना याद है, वो काफ़ी है मेरे लिए। ये ड जो भी है ये अणे 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 ही होते हैं। इनमें से ये वाला आधा लिखा है मैंने, ये वाला आधा है मज्जा में। ठीक है, तो थोड़ा सा न का साउंड दे देता है बीच में, मज्जा यूं करते हैं ना, वो वाला न का साउंड दे रहा है। चले आगे लिखिएगा, रक्त के विघटन की प्रक्रिया, इसी में लिख लो, एक लाइन है बस। रक्त के विघटन की प्रक्रिया डैश डाल के लिखो हीमोलाइसिस। रक्त के विघटन की प्रक्रिया डैश डाल के लिख लो हीमोलाइसिस। लिख लिया? ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में ही होती है, लाल अस्थि मज्जा में ही होती है। रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में ही होती है। चलें अब लिखिएगा सबसे पहला इसमें आरबीसी। सबसे पहला लिखना आरबीसी। ज्यादा लिखवाती हूँ क्या मैं? हाथ दर्द करने लग जाते हैं? नहीं होता ना, चलो एक दिन आपके हाथ भी दर्द करवाएंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले लिखो आरबीसी, फुल फॉर्म लिख लो लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। तीनों चीजें लिख लो इससे रिलेटेड। इसमें लिखो पहला पॉइंट, मैंने कोशिका पढ़ाई थी तो एक चीज लिखवाई थी कि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? कोशिका जब पढ़ाई थी तब कुछ बताया था आप लोगों को, विशेष टिप्पणी में लिखवाया था, नोट में लिखवाया था। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद आया कुछ? चलें, ये तुम्हारी पढ़ाई है, तुम पढ़ रहे हो इतना कुछ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो, पास हो जाओगे फिर ऐसे तो तुम। तो इसमें लिखो आरबीसी में आगे, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है।
अगली वाली लाइन से, हीमोग्लोबिन नामक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की उपस्थिति से, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की उपस्थिति से इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की उपस्थिति से इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, इसके आगे वाली लाइन में लिखिएगा, इनका जीवन काल 120 दिन, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनकी संख्या, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनकी संख्या 55 से 60 लाख, इनकी संख्या 55 से 60 लाख। इनकी संख्या 55 से 60 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये लिखना है। ऐसे कैसे? पर का मतलब बटे में है, ये स्लैश नहीं है। 55 से 60 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। पचपन से 60 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। लिख लिया? आगे लिखो कार्य, ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन। हाँ जी, कार्य है आरबीसी का, कार्य है आरबीसी का ऑक्सीजन एवं CO2 का परिवहन, ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन। इसमें लिखिएगा आगे, 100 ml रक्त में 100 ml रक्त में 100 ml रक्त में 16 ग्राम 100 ml रक्त में 16 ग्राम 16 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। 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 अगली लाइन से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए, एक प्रश्न है, आपकी मैथ चेक की जाएगी इससे। 100 ml ब्लड जो है वो कितने ग्राम या कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन करेगा? सब कुछ बता दिया मैंने आपको। इसमें 100 ml ब्लड है, वो उसमें कितनी ऑक्सीजन जाएगी, वो कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करेगा? सब कुछ बता दिया, सिर्फ आपको एक मल्टीप्लिकेशन करके बताना है। नहीं समझ में आ रहा? अरे भाई, 100 ग्राम में 16 ग्राम क्या है? हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन परिवहन कर रहा है? 1.34 ml कर रहा है। तो 16 ग्राम कितना करेगा? 16 × 1.34 134 ml आएगा। 16 × 1.34 होएगा। अरे भाई, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कर रहा है? 1.34 कर रहा है। तो 16 ग्राम कितना करेगा? तुम कैलकुलेटर से करो, ठीक है। 16 × 1.34 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 ml ब्लड कितना करेगा? लगभग 20 ml के आसपास आएगा शायद। करके देखो मल्टीप्लाई। हाथ चलाओ, वहाँ पर नहीं मिलेगा ये जो तुम सुख सुविधाओं के आदी हो जाते हो ना, वहाँ पर जाके छीन ली जाएगी सब। हाँ, लगभग 20 के आसपास ना, 20 ml, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो नीचे। ये प्रश्न भी पूछा गया था SSC में एक बार कि 100 ml जो ब्लड है वो कितना ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो 100 ml ब्लड या 100 ml रक्त लगभग, मैंने लगभग शब्द लिखा है, ठीक है। तो लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लिख लिया? चलें, इसके बाद में आपको लिखना है आरबीसी में तो और कुछ है नहीं, डब्ल्यूबीसी लिखो। अच्छा एक चीज़ और लिख लो, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग, या फिर मलेरिया रोग में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, कि कमी से होने वाला रोग डैश लगा के लिख लो एनीमिया, डैश लगा के लिख लो एनीमिया, और नीचे लिख लो मलेरिया रोग में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। किसी के मलेरिया हुआ है तो, या फिर किसी की जानकारी में हुआ होगा कभी, तो देखना मलेरिया में क्या होता है, कंपकपी छूटती है, ठंड बहुत लगती है, ठंड लगती है, एकदम से ठंड लगती है, फिर गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जब ठंड लगती है ना, तो ये जो आरबीसी है ना, ये आरबीसी टूटती है, फूटती है, ब्लड में ही क्या होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। जैसे ही टूटेगी तो हमें ठंड का अनुभव होता है। तो ये मलेरिया रोग में इनकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मलेरिया रोग में इनकी संख्या में कमी हो जाती है। आरबीसी की अधिकता से, देखो इसमें आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। लिख लोगे ना इसको, पॉलीसाइथेमिया? बता देती हूँ कैसे लिखना है। आरबीसी की अधिकता से, आरबीसी की अधिकता से पॉली, नॉर्मल लिखना है, ओ की मात्रा नहीं आएगी, वो जो डॉक्टर पे आता है ना वो वाला आएगा, पॉलीसाइथेमिया, से सड़क वाला से, ये थे मिया, पॉलीसाइथेमिया। लिख लिया? पॉलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, आप कभी ऊंचाई पर जाते हो तो नाक से खून आने स्टार्ट हो जाता है। कभी भी कोई भी लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल, अगर एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, या फिर मूवीज़ वगैरह देखी होगी जो जिसपे माउंट क्लाइंबिंग करी जाती है, तो उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है नाक से, मतलब इसे नक्सीर हम कहते हैं। नॉर्मल नक्सीर में तो क्या होता है कि आपके बॉडी में हीट ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, उस कारण से होती है। या फिर आप ऐसी कुछ चीज़ें खा लेते हो जो आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ गर्मियों में, एक तो बाहर की गर्मी इतनी होती है, ऊपर से कई लोग ना आम बहुत खा लेते हैं, और वो आम खाने से क्या होता है, नक्सीर आना स्टार्ट हो जाती है। तो भाई वो बॉडी का लेवल भी तो होता है ना एक। वह तो मैं भी नहीं खाती हूँ आम, मुझे भी नक्सीर आती है, तो क्या सबके एक ही थोड़ी ना होता है। मैंने सामान्यतः बोला, मैंने सामान्यतः है, लोगों के शरीर में गर्मी हो जाती है। तो गर्मी के मौसम में अगर अपन आवश्यकता से अधिक आम खा लेते हैं तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, आम खाना एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ज़्यादा आम खा लेते हैं तो वो नक्सीर आना स्टार्ट हो जाती है। पॉलीसाइथेमिया में भी यही होता है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसका ऊपर हो जाता है, तो उसकी तुलना में गड़बड़ी हो जाती है दोनों के प्रेशर में, तो उस कारण से ब्लड आ जाता है नाक से, ठीक है। ये पॉलीसाइथेमिया रोग है। अगला लिखिए डब्ल्यूबीसी, इसका नाम लिख लेना, पानी की बोतल देना पीछे से, पीछे डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट, इनमें लिखो केंद्रक युक्त रंग विहीन कणिकाएं, केंद्रक युक्त रंग विहीन कणिकाएं, केंद्रक युक्त रंग विहीन कणिकाएं जिनका कार्य शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना है, मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म का निर्माण करती है बॉडी की। प्रतिरक्षा का मतलब समझते हो ना, अगर कोई आप पर आक्रमण कर देते हैं तो उससे अपने आप को बचाना, ठीक है। तो ये शरीर की प्रतिरक्षा में योगदान देती है, या फिर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो हो जाएगा। आयुकाल लिखो इनका, ग्रेन्यूलोसाइट का लिखो पहले, ग्रेन्यूलोसाइट लिखना नहीं आ रहा, चलो मैं बता देती हूँ, ग के नीचे र की मात्रा ऐसे नहीं करेगा तो ग्रेन्यूलोसाइट में एक से 10 दिन
अग्रेन्युलोसाइट में कुछ महीने, ग्रेन्युलोसाइट में 1 से 10 दिन और अग्रेन्युलोसाइट में कुछ महीने। ठीक है, संख्या लिखो इसकी, 10,000 पर mm³ ऑफ ब्लड, 10,000 पर mm³ ऑफ ब्लड। आगे एक पॉइंट लिख लो, ब्लड कैंसर में ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ल्यूकोसाइट किसे कह रहे हैं? WBC को कह रहे हैं। तो ब्लड कैंसर में WBC या ल्यूकोसाइट्स की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इस कारण से ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। और ब्लड कैंसर तो हमारे लिए है, लेकिन डॉक्टर्स कैसे बात करेंगे कि इसको क्या हो गया है? ल्यूकेमिया हो गया है। उन्होंने नहीं बोलते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया, वो सीधा क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया हो गया, साइंटिफिक नेम बोलेंगे उसका। ठीक है, तो इसलिए ब्लड कैंसर को क्या भी कहते हैं? ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ठीक है, चलें इसके प्रकार लिख लीजिएगा, डिवाइड कर लो इसको। ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 5 है। सिर्फ लिम्फोसाइट लिखना है, 5 लिख लो, फिर नीचे पॉइंट्स लिखाते हो उनके कुछ कुछ। देखो, विद्यार्थी का या फिर स्टूडेंट लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखो, टीचर जितना दे रहा है उससे ज़्यादा की उससे मांग करना सीखो, कम की नहीं। कम की करोगे तो टीचर आपको और भी कम देगा, ज़्यादा की करोगे तो टीचर आपको और भी ज़्यादा देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा एक फंडा रखना, मेरे से ही नहीं, हर किसी टीचर से। ज़्यादा से ज़्यादा की मांग क्या करो, कम से कम करने की नहीं। बोलते ना इम्पॉर्टेंट बता दो, वो गए जमाने, जब इम्पॉर्टेंट लिखवा लेते थे टीचर से और फिर उसी में से प्रश्न आ जाते थे और पढ़ पढ़ा के नक्की, वो गए जमाने। क्या कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को बोल दिया करो, मैं लिखा दूंगी। तुम्हें जितना पढ़ना है उतना मैं पढ़ा दूंगी। चीज़ें देखिए, जितना ज़्यादा सीखेंगे ना, क्योंकि सिलेबस नहीं है ना, मेन चीज़ ये होती है कि हमको वो क्या दे देंगे, तुम्हें गहने याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कल्चर से ही ले लेती हूँ, तुमको अपने आभूषण करने हैं। अभी कौन से आभूषण करने हैं, कैसे आभूषण करने हैं, वो उसने डिफाइन नहीं किया है। अभी वो कभी टोटी पूछ लेता है, कभी दामना पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। दामना, और ये आप हाथ में भी पहनते हो, उंगली में पहनते हो, सर पर भी पहनते हो, गले में भी पहनते हो, ये क्या है? मतलब कहीं पर भी कुछ भी पहन रहे हो तुम, सेम पहन रहे हो, आंसर हम लगा के आ रहे हैं तो वो गलत जा रहा है या बोनस जा रहा है। तो ये चीज़ें होती है सिलेबस डिफाइन ना होने की वजह से। तो हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना ऐसी चीज़ों को, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहता है। तो ट्राई करो कि अलग अलग चीज़ें जो होती हैं, जैसे कई सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनमें आपको जितना ज़्यादा वास्ट, अगर आप मतलब वेरियस चीज़ों से पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स अपने नोट्स निकालती है कल्चर के लिए। तो क्योंकि हिस्ट्री तो क्या है, फिक्स है, हिस्ट्री में तो फिक्स है, हिस्ट्री में तो क्या ही पूछेगा, वो वही चीज़ें जो हो चुकी है वही पूछेगा। लेकिन कल्चर में क्या है कि वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर देता है। जैसे गोबर का जो ढेर होता है उसे बटेवड़ा भी कहते हैं, उसे थेपड़ा भी कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मल हमारे तो गोबर का ढेर ही बोलते हैं। ठीक है, थापड़ा भी बोलते हैं उसको, कभी कभी कुछ भी बोल लेते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको अलग अलग कोचिंग के नोट्स में मिल सकती है
कि एक टीचर क्या पढ़ा रहा है, एक टीचर क्या पढ़ा रहा है, एक टीचर क्या पढ़ा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको वास्ट स्टडी करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको मैथ रीजनिंग भी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना उतने ज़्यादा आपके लिए सही रहेंगे। ऐसा है कि हमने एक टाइप के 5-7 क्वेश्चन पढ़ लिए तो उनसे गुजारा नहीं होने वाला है। एग्जाम में क्या पता कैसा क्वेश्चन किस टाइप से पूछे वो, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इन चीज़ों की उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से आएगी। और एक चीज़ ना गांठ बांध लो, जो भी चीज़ तुम पढ़ो ना उसके क्वेश्चन जरूर किया करो, उससे पता चलता है हमारी असलियत का। अगर तुम्हारी भाषा में बोलूँ तो उससे पता चलता है हमारी औकात का, कि हमें कितना कुछ आता है, ठीक है ना, यही पता चलता है। अच्छा, क्वेश्चन कौन से सॉल्व क्या करो, तो कोई भी बुक ले लो, दिशा वाले की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, साइंस के भी प्रीवियस ईयर के हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज भी आती है, ईयर वाइज भी आती है और एग्जाम वाइज भी आती है। तुम कौन से RSMSB के लिए भी आती है, RPSC के लिए भी आती है, तो वो खरीदो, बढ़िया उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक वाइज है वो, जो भी टॉपिक तुमको पढ़ाया है वो सॉल्व करो। अच्छा, ऐसे मत देखो कि उसका आंसर देख लो, उसमें कई आंसर गलत भी है, पूर्णतः उस पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि वो दिशा पब्लिकेशन है ना, NCERT नहीं है। हमें तो भरोसा किस पर करना है, NCERT या राजस्थान बोर्ड पर, क्योंकि वही उसी से हम क्या दे सकते हैं, कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, तो हमारे लिए प्रूफ की चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। बाकी अगर आपको पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, बहुत जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना ज़्यादा नॉलेज तुम्हारा जो है वो शार्प होता जाएगा। एक तो होता है नॉर्मल पढ़ना, एक होता है उसका यूज़ करना। भाई ऐसा ही होता है ना, जैसे मान लीजिएगा एक चीज़ मैं बता रही हूँ, ऐसे बोला जाता है आजकल कि इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज़ बनकर रह गई है अब, कि उसमें क्या किया जाता है हमको या फिर जितने भी इंजीनियर्स हैं उन सभी को, कि आपको लैब में ले जाया जाता है और लैब में आपको एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बना दी जाती है कि परफॉर्म करो इस पर। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं या फिर एक्चुअल जब वर्क करने उतरते हैं तो मशीन्स कुछ अलग अलग होती हैं। मोटर देखिए किसी ने, नॉर्मल होती है, घूमती है, पीछे से इतना बड़ा उसका बॉडी होता है, लेकिन जब हम लैब में जाते थे तो हमारी मोटर होती थी एक इतने से पट्टे में, पूरी मोटर बनी हुई होती थी, उसके पीछे मोटर होती थी, हमें दिखाई नहीं देती थी वो मोटर, सिर्फ हमें क्या करने होते थे, कनेक्शंस करने होते थे कि लाल वायर लाल में, नीला वायर नीले में, तो उससे हमारा नॉलेज नहीं बढ़ता था। उससे हम चीज़ें तो पढ़ रहे हैं कि मोटर में आर्मेचर होता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, हमारा चीज़ हमारे नॉलेज में नहीं आ रही है, हमको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ रही है। तो इसी वजह से इंजीनियरिंग जो फील्ड है आजकल पिछड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और लेकिन बच्चे भी इसमें इतने ज़्यादा अब तो खैर कम होने लग गए हैं। लेकिन आजकल अगर आप मार्केट में जाएंगे या फिर कोचिंग इंडस्ट्री में तो हर तीसरा बंदा इंजीनियर निकलेगा, कोचिंग इंडस्ट्री में हर तीसरा बंदा इंजीनियर निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है उन लोगों की इसी वजह से, और वो बेसिकली RTU से ही इंजीनियरिंग करे हुए होंगे, फिर राजस्थान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना, इसी से इंजीनियरिंग करे हुए होंगे। क्योंकि देखिएगा राजस्थान में ठीक है कई कॉलेजेस का स्तर बहुत बढ़िया है, लेकिन कई कॉलेजेस का स्तर बहुत ही घटिया है, तो वहाँ पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, चले अपन साइंस पर आए, अपने पे बना लिया ये सारा का सारा। इसमें नीचे लिखो एलर्जी में, एलर्जी होने पर एलर्जी कोई सी भी हो सकती है, एलर्जी होने पर बेसोफिल की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एलर्जी होने पर बॉडी क्या करेगी, एलर्जी का प्रतिरक्षा करेगी ना, तो उस समय बेसोफिल की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एलर्जी होने पर बेसोफिल की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अगली लाइन से लिखिएगा, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और कॉमा लगा के लिखिएगा मैक्रोफेज। मोनोसाइट कॉमा न्यूट्रोफिल कॉमा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एक अवस्था है न्यूट्रोफिल की ही, परिपक्व अवस्था होती है न्यूट्रोफिल की। तो ये मोनोसाइट कोमा न्यूट्रोफिल कोमा मैक्रोफेज प्रतिजनों का भक्षण करती है। मैं बताऊंगी कल की क्लास में कि प्रतिजन क्या होते हैं। प्रतिजनों का भक्षण करती है, भक्षण यानी कि उसका नष्ट करती है, प्रतिजनों का भक्षण करती है। अगला लिखिएगा, इसी में पॉइंट है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं
या कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, लिम्फोसाइट कोशिकाएं या कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं, प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। लिख लिया? चलो आगे देखते हैं हम। प्लेटलेट्स, आगे देखो प्लेटलेट्स, आगे लिखो प्लेटलेट्स, नाम लिख लो इनका बिंबाणु और थ्रोम्बोसाइट। संख्या लिख लो इनकी 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, 3.5 लाख 3.5 lakhs पर mm³ ऑफ ब्लड। जीवन काल लिख लो कुछ हफ्ते, जीवन काल लिखो कुछ हफ्ते। ये होती है केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन लिख लिया? केंद्रक विहीन कोशिकाएं। कार्य लिखो इनका, रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड क्लोटिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में इसे, रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक। रक्त का थक्का ये होता है, नॉर्मली देखिएगा अगर कट लग जाता है थोड़ी देर बाद में ब्लड रुक जाता है अपने आप इकट्ठा होके, या फिर मान लीजिए नाखून में लग जाती है हमारे, तो यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, नीला नीला पड़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, थक्का बनना। ब्लड एक जगह क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया, जम गया। तो रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक होती है या उसमें कार्य करती है, ये इनकी भूमिका होती है। रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख भूमिका, रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख भूमिका। लिख लिया? चले अब इसमें लिखिएगा, प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम होने पर, प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम होने पर इसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम होने पर इसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। सामान्य से अधिक होने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस, सामान्य से अधिक होने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस। अधिक होगी तो क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कम होगी तो क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। सॉरी, कम होगी तो क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अधिक होगी तो क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्लियर है? चलें, और किस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? क्या बोला आपने? बिल्कुल सही है, डेंगू में हो जाती है। शर्मा मत बोलो, डेंगू में हो जाती है। ठीक है, तो लिख लो आगे इसमें, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। ठीक है, तो आज हमारा हो गई कणिकाओं के बारे में पढ़ लिया हमने, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। कल की क्लास में हम सबसे पहले आके ही आपके ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, और प्लीज़ पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है, मेरे लिए नहीं है।